Students, welcome back to Simply Tutor classes. As in the last class of statistics, we have started diagrammatic and graphic presentation of data, in which we have covered the diagrammatic presentation of data. In today's class, we will cover the graphic presentation of data. So, let's come to the topic. If I am talking about the graphic presentation of data, then apart from diagrams, graphic presentation is another way of the presentation of data and information. Usually graphs are used to present time series and frequency distributions. जैसा कि हमने डायग्राम्स को यूज़ किया था अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही हम ग्राफ भी यूज़ करते हैं अपने जो डाटा है उसे ग्राफिकली दिखाने के लिए। और उसके लिए हम दो तरह के ग्राफ्स यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा टाइम सीरीज़ ग्राफ और दूसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की, तो अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक टाइम सीरीज़ ग्राफ होता है और दूसरा कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। आगे बढ़ें, टाइम सीरीज़ ग्राफ की बात करें तो टाइम सीरीज़ ग्राफ में क्या होगा, टाइम सीरीज़ ग्राफ को हम हिस्टोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हिस्टोग्राम की तरह होता है जहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ को एक जगह पर दिखाया जाता है। साथ में टाइम सीरीज़ ग्राफ के अंदर जो टाइम होता है डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जो वेरिएबल होता है वो किससे रिलेटेड होता है, टाइम। मतलब एक जो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक एक्सिस पर तो हम टाइम दिखाएंगे और दूसरे एक्सिस पर हम उसकी वैल्यूज़ को शो करते हैं। और ये जो टाइम सीरीज़ ग्राफ होता है ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में वेरिएबल्स को अलग अलग टाइम पीरियड्स में। ठीक है, बहुत सारे जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो इस ग्राफ को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाने के लिए। क्लियर हुआ? टाइम सीरीज़ ग्राफ में मतलब दो वेरिएबल्स हो गए, एक टाइम हो गया और दूसरा उससे रिलेटेड वैल्यूज़। एक जगह पर हम टाइम शो करेंगे और दूसरी जगह हम क्या शो करेंगे, उसकी वैल्यूज शो करेंगे। आगे बात करें लाइन ग्राफ की, तो लाइन ग्राफ क्या होगा, लाइन ग्राफ जो हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होता है उसे समराइज करने के लिए, मतलब लाइन की फॉर्म में जो ग्राफ बना देंगे वो क्या हो जाएगा, लाइन ग्राफ। क्या है, यू कैन यूज़ अ लाइन ग्राफ टू समराइज हाउ टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड। हमने जानना होता है ना कैसे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको रिग्रेशन इक्वेशन में दो लाइंस बताई थी, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई। दो लाइंस हम ड्रॉ कर देख रहे थे कि उनके बीच रिलेशन कैसा है, कि वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं, परफेक्ट नेगेटिव हैं, या फिर वो क्या था हमारा हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं। तो वो जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाइंस को कोइंसिडेंट है कि एक के ऊपर दूसरी लाई कर रही है, तो ये हमारा लाइन ग्राफ शो करता है। आगे हम बात करें नेट बैलेंस ग्राफ की। अगर हमें नेट बैलेंस शो करना हो, नेट बैलेंस किसका होगा, ऑब्वियस है कि दो चीज़ें होंगी बिल्कुल अपोजिट मैनर में। अगर एक इनकम हुई, दूसरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर। एक रिवेन्यू हुआ तो रिवेन्यू का उल्टा क्या होता है, कॉस्ट। एक इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट। मतलब हमारा नेट कितना हुआ, इंपोर्ट में से नेट इंपोर्ट कितना हुआ, नेट हमारा ट्रेड कितना हुआ, तो इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट लेस कर देंगे या एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस करेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करके हम निकाल सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो जब हमें किसी चीज़ का नेट बैलेंस शो करना होता है ग्राफ की फॉर्म में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेट बैलेंस ग्राफ। अब नेट बैलेंस ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। जब ऊपर की साइड बनेगा ना एक्स एक्सिस के, तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब जो हमारा मान लो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऊपर की साइड बनेगा। नीचे वाली साइड पता है आपको नेगेटिव वाली साइड होती है ग्राफ की, तो वहाँ जो आप ड्रॉ करोगे वो हो जाएगा नेगेटिव। तो मतलब ये होता है ना कि जो हमारा, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करूँ, रिवेन्यू में से कॉस्ट लेस करूँ, तो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस। प्रॉफिट आएगा तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड ड्रॉ होगा, और लॉस आएगा तो वो एक्स एक्सिस के नीचे की साइड ड्रॉ होगा। आगे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो चार तरह की होता है। एक होता है हमारा हिस्टोग्राम,
एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व और एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और उसे हम दूसरा नाम देते हैं ऑगिव। अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की तो हिस्टोग्राम होगा, इसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पर जैसे हमारी क्लासेस होती है ना, जो हमारा वो होता था कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर, एक साइड क्लासेस होती थी, दूसरी साइड उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। यहाँ पर जो क्लासेस हैं उसे हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पर, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। दूसरी साइड हम शो करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया कि क्लासेस के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर लिया। जितनी बड़ी क्लास हो सकता है कि बड़ी क्लास हो, ज़रूरी थोड़ी ना कि इक्वल क्लासेस हों, तो वो हमने उसको ड्रॉ किया तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास ग्राफ बनकर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। आगे बात करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक अलग तरीका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को शो करने का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा, अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। जो हमने ये पीछे लास्ट ग्राफ के अंदर हमने हिस्टोग्राम बनाया नॉर्मल, इसके मिड पॉइंट, क्लासेस का मिड पॉइंट जिसे हम क्लास मार्क भी बोलते हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, उन्हें ज्वाइन कर दें विद अ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग अ स्केल, तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी कर्व, कि जब हमने अभी जो मिड पॉइंट्स निकाले थे ना हर ग्राफ के ऊपर, अभी मैं लास्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, ये जो मिड पॉइंट मिला है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं। क्लास, इस क्लास का मिड पॉइंट हो गया, इस क्लास का, ये इस क्लास का, ये इस क्लास का। अगर हम इसे फ्री हैंड से, वो तो हमने स्केल यूज़ करके बनाया, फ्री हैंड से बिना स्केल यूज़ किए एक कर्व की फॉर्म में मिलाते जाएं तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। क्लियर हुआ? दिस इज़ all about the graphical representation of data. If you have any question, any query, then you can ask your question by putting your query in comment box. Thank you so much for the class.